Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सेकेंड यूनिट था वो स्टार्ट कर दिया था। आज हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस का जो सेकेंड यूनिट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी एज़ यूजुअल। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ना मुझसे काफ़ी दूसरे सब्जेक्ट्स के नोट्स मांगे थे। अब जो सब्जेक्ट्स मेरे मतलब जिस सब्जेक्ट की मैं टीचर नहीं, जो सब्जेक्ट की मुझे नॉलेज नहीं है, ऑब्वियसली मैं आपको उस सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप उससे रिलेटेड कोई मटेरियल मांगो तो अगर मेरे पास कोई भी मटेरियल होगा किसी और का, किसी और राइटर का, किसी और चैनल का, तो मैं वो कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करने की। बट मेरे पास अगर उसका मटेरियल नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल बिजनेस का। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब पहले तो एनवायरनमेंट होता क्या, हम सबको पता है, वो चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे नेचर में है, जो हमारे लाइफ पर अफेक्ट करती हैं, हमारी ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो डेविस के अकॉर्डिंग the aggregate of all condition factors, events and influences that surround and affect it। तो अब इन्वायरमेंट क्या होता है ये तो हम देख चुके हैं। अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है वो हम अपने पिछले मतलब उसमें पढ़ चुके हैं यूनिट में कि वो बिजनेस जो हम इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जोड़ कर करते हैं, वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, वो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करें, इन्फ्लुएंस करें, जब हम लोग नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस उसको ऑपरेट करते हैं या कोई भी अपना फंक्शन लेते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग लेते हैं बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में, उसको जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एक्सेप्ट। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करना और नेविगेट करना किसी भी इन्वायरमेंट को, वो परफेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मल्टीपल कोऑपरेशन के लिए और कंपनीज़ के लिए जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूडेड है, इंगेज्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस, एक्सचेंज रिस्क, लीगल एंड टैक्सेशन इश्यूज, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे और उनके पॉलिटिकल रूल्स, पॉलिटिकल इश्यूज अलग होते हैं, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारे लीगल और टैक्सेशन इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो पहला तो ये कि ये बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का टोटल होता है, यानी कि इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, आप और उसके बाद क्या है कि जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं वो डायनामिक होती हैं और नॉन कंट्रोलेबल होती हैं, यानी कि ये समय समय पे चेंज होती रहती है और हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो है इसके अंदर स्पेसिफिक और जनरल फैक्टर्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। स्पेसिफिक मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनका असर सिर्फ एक ही फॉर्म पर हो, जिसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ एक ही फॉर्म पर हो, और कुछ ऐसे जनरल फैक्टर्स जो कि कॉमन है, जिसका इफेक्ट जो है वो हर फॉर्म पर होगा। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस जो है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, थ्रेट्स क्रिएट करता है और अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो या तो फिर वो हमारे लिए थ्रेट लेकर आता है, अनसर्टेनिटी लेकर आता है, या फिर अपॉर्चुनिटी लेकर आता है ग्रो करने का। बस अभी इस पर डिपेंड करता है कि जो मैनेजर्स हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो किस समय पर उस चेंजेस को, उस बिजनेस एनवायरनमेंट को में आए चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं या समझ लेते हैं। ठीक है, आप हम सबको पता है कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, उसका कोई गारंटी नहीं होता। तो इन जो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो मैनेजर्स जो हैं वो अटैम्प्ट करते हैं फोरकास्ट करने की सम हैपनिंग्स को, यानी कि ये हेल्प करता है हमारी, अगर हम अच्छे से ये बिजनेस एनवायरनमेंट्स कि हम फ्यूचर के ध्यान में रखते हुए कुछ जो चेंजेस है, कुछ अटैम्प्ट्स जो है वो ले सकें। ठीक है, ये जो है हमारे बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करते रहता है कंटिन्यू करने में, और ताकि हम जो है जितने भी जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस में चेंजेस आ रहे हैं हम उसको मीट कर सकें, हम उसके साथ चलते रहे। ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस तो आते जा रहे हैं बट हम लोग जो है वो चेंज ही नहीं हो रहे, हमारा जो बिजनेस स्ट्रेटजीज़ है वो चेंज नहीं हो रही, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो बहुत पीछे रह जाए।
नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अब हम सबको पता है स्कैनिंग क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अच्छे से गो थ्रू करना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम जो है जितने भी हमारे इवेंट्स और रिलेशनशिप्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर वो चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उन सब के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का पर्पस क्या होता है कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर डायरेक्शन शो करने में, यानी कि ये शो करने में कि हम किस तरफ जा सकते हैं, हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें शो करने में हेल्प करता है। अब रेशनल ऑफ द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, यानी कि हमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्यों करनी चाहिए, हमें उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। कोई तो बेनिफिट होगा ना, हर चीज़, अगर कोई भी बिजनेस या बिजनेस पर्सन कोई भी चीज़ करता है अपने बिजनेस के लिए, तो उसका कोई ना कोई प्रॉफिट उसको ऑब्वियसली होगा। आई नो सोशली भी करते हैं लोग, सोशल बेनिफिट के लिए भी करते हैं, बट पर्सनल बेनिफिट भी तो होगा ना। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का बेनिफिट क्या है, आखिर गो थ्रू कर कर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर कर हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो पहला तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट की नेचर की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस में हम किस तरह के चेंजेस आते हैं, किस तरह से क्या आते हैं, उससे हम क्या किस तरह से फेस कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम डील कर सकते हैं इस तरह के उससे। अगर हमें नेचर का जो है इन्फॉर्मेशन होगी कि वो उन फैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करने वाले हैं, तो हम अगर टाइम टू टाइम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते रहेंगे, मार्केट को अच्छे से स्कैन करते रहेंगे, सब कुछ जानते रहेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं, तो वो हमारी हेल्प करेंगे कि ना कि हम उस फैक्टर्स का अच्छे से डील कर सकें। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंटली। अब कोई भी चेंजेस आया है इन्वायरमेंट में, कोई भी फोर्स जिसने इन्वायरमेंट में जो नया चेंज आया है इन्वायरमेंट में, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर फर्म को एक ही तरह से इफेक्ट करे। हो सकता है किसी फर्म को वो नेगेटिवली अफेक्ट करे, किसी फर्म या इंडस्ट्री को पॉजिटिवली अफेक्ट करे। अब हमारी ड्यूटी ये है कि हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके ये पहचाने कि वो जो नया फोर्स आ रहा है, नया चेंज आ रहा है, वो हमारे फर्म के लिए क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स इन अ कंटेक्स्ट। अब हम कोई भी चेंज ला रहे हैं, कोई भी नया कंसेप्ट ला रहे हैं मार्केटिंग का, तो हमें ये कोई भी नई स्ट्रेटेजी ला रहा है, तो हमें ये डिसाइड करना होगा, ये समझना होगा कि वो हमारे कस्टमर के लिए क्या वैल्यू रखता है, क्या वो हमारे कस्टमर के लिए इनफ है, क्या वो हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करना ज़रूरी है, समय समय पे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं सब जानना ज़रूरी है। टू फॉर्मुलेट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डिफरेंट मार्केट्स। अब ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल बिजनेस अगर करते हैं तो डिफरेंट मार्केट मतलब बहुत ही बड़ा मार्केट होता है। ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्री है तो मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ा, वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें ये जानना होता है कि उस बिजनेस के या फिर उस जगह के अकॉर्डिंग हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो करें जो हमारे बिजनेस के लिए वर्कफुल हो, हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। यानी कि हमें कोई ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी जो हमारे बिजनेस को भी प्रॉफिट दे और वहाँ के लोग भी स्ट्रेटजीज को एक्सेप्ट करें, ठीक है। टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल एलिमेंट इन द इन्वायरमेंट। अब आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे बिजनेस को जो अफेक्ट कर रहे हैं वो क्रिटिकल इन्वायरमेंट इंटरनल है, एक्सटर्नल है, डोमेस्टिक है, नेशनल है, ग्लोबल है, कौन से हैं जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ताकि हम उनसे डील कर सकें। अब हमें अपनी स्वॉट को एलोकेट करना होगा, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, इन सब का एनालिसिस जो है वो अच्छे से करना होगा। पहले ही बता दो कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कंपनी को ये पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, क्योंकि वो उसके अंदर ही होती है, कंपनी के अंदर होती है या इंडस्ट्री के अंदर होती है। बट जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होती है ये बिजनेस के अंदर नहीं होती है, मार्केट में होती है, इन्वायरमेंट में होती है। जो इन्वायरमेंट में आई चेंजेस के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर पाता है कि हमारे लिए जो आने वाली चीज़ है, चेंजेस जो हमारे लिए लाएगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ है या थ्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट, चॉइस टू मैनेज देयर रिलेशनशिप्स, यानी कि अब हम हमारे रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये भी जो है वो इन्वायरमेंट में आई चेंजेस पर डिपेंड करता है। अब इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आया है, अब हम उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम उस पर नॉर्मली रिएक्ट करते हैं या आगे का फ्यूचर जो है वो देखकर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ये डिसाइड करता है कि उस जो भी इन्वायरमेंट, जिसकी भी वजह से इन्वायरमेंट चेंजेस आए, उससे हमारा रिलेशनशिप जो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट।
हम सबको पता है दो टाइप के होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे ऑपरेशंस और आउटकम्स यानी हमारी जो भी डिसीजन मेकिंग है, जो भी हमारा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उन सब पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स जो है वो हमारे अंडर कंट्रोल में होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं। ठीक है, अब इसके की एक्सपेक्ट्स क्या है? पहला तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आता है तो कल्चरल और वैल्यूज़, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़, हमारी लीडरशिप, मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट्स, ये वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट हैं, एक्सपेक्ट्स हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के, जो हमारे बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग को या हमारी आउटकम्स को। ठीक है, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को बाहर से, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो है हमारे बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं, उसके ऑपरेशंस पर, उसके डिसीजन मेकिंग पर या किसी भी प्रोसेस पर। ठीक है, और वो हमारे वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं इसमें काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं और चैलेंजेस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को नेविगेट करनी पड़ती हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स में। माइक्रो फैक्टर्स के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं जो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, पब्लिक, सप्लायर्स, कस्टमर, मार्केटिंग चैनल्स, ये सारे माइक्रो फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को आउटसाइड से इफेक्ट करता है, बट बहुत छोटे लेवल पर। अब जो मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट्स होते हैं, यानी कि वो जो मैक्रो लेवल्स इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल भी होता है, बट हमारे सिलेबस में टेक्नोलॉजिकल नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ ये 4 को ही डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ कल्चरल इन्वायरमेंट? तो अब कल्चरल इन्वायरमेंट होते क्या है? तो वो इन्वायरमेंट जो हमारे वैल्यूज़, आइडियल्स या डिज़ायर, बिलीफ्स के अकॉर्डिंग एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि कल्चरल फैक्टर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन को ना पूरी तरह अवेयर होना चाहिए कौन कौन से ऐसे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेनली जो कल्चरल इन्वायरमेंट्स या सोशल इन्वायरमेंट्स अफेक्टिंग के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसकी जो मतलब मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल फंक्शनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन पे उसको पूरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेटिंग को, उसके प्रोसेस को या फिर प्रोडक्ट्स जो हम ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें पहले पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को हम जिस मार्केट में ऑफर करने वाले हैं वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं या नहीं करेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उन्होंने उस प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट करने से मना कर दिया तो हम करेंगे क्या? ठीक है, तो अब कंपोनेंट्स क्या हैं इस कल्चरल एनवायरनमेंट के? तो कल्चरल एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो लैंग्वेज और नेगोशिएशन, रिलीजन, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, कस्टम एंड मैनर, एजुकेशन, सोशल ग्रुप्स या फिर मटेरियल कल्चर। यानी कि ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे वर्किंग को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हॉफस्टेड कल्चरल डायमेंशन थ्योरी ये क्या है? जो हॉफस्टेड्स कल्चरल डायमेंशन थ्योरी है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारी हेल्प करता है डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट कल्चरल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, इसे एक डच मैनेजमेंट रिसर्चर मिस्टर ग्रीट हॉफस्टेड ने इंट्रोड्यूस किया था 1980 में। इन्होंने इसको 6 डायमेंशन में आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, फर्स्ट वन इज पावर डिस्टेंस इंडेक्स। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है मेनली अगर कल्चरल इन्वायरमेंट अगर डिफाइन करने के लिए आए तो उसमें ये आपसे अलग से पूछ सकते हैं कि हॉफस्टेड्स डायमेंशनल थ्योरी मॉडल को डिफाइन करो, उसे एक्सप्लेन करो। ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि बता व्हाट इज पावर इंडेक्स, पावर डिस्टेंस इंडेक्स, या फिर जो उसके दूसरे डायमेंशंस हैं उनके बारे में। तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स क्या है? पावर डिस्टेंस इंडेक्स मतलब मेनली क्या है कि इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने इसमें कंट्री को पावर के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश किया, यानी कि ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है पावर्स जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट जो होती है अनइक्वली होती है, यानी कि सेंट्रलाइज, कहीं पे सेंट्रलाइज्ड होती है, कहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड होती है। यानी कि आप लोग अपने जो भी हमारे लोअर मेंबर्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोअर वर्कर्स हैं उनका कोई भी अथॉरिटी नहीं देते हो, सिर्फ जो एक सिंगल पर्सन है वही सेंट्रलाइज्ड वे में सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन डिसाइड करता है, डिसीजंस लेता है, सारे प्रोसेसेस सब कुछ मतलब कौन डिसाइड करता है? एक वन सिंगल पर्सन जो जिसके पास पूरी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। अब
जिस भी कंट्री में हाई पावर डिस्टेंस कल्चर होता है वहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली ये बताइए कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, अगर हाई पावर डिस्टेंस कल्चर है यानी कि वो हाईली जो है जहाँ पर पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अनइक्वली, पावर डिस्टेंस इंडेक्स है जहाँ पर जो पावर है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि जहाँ पर लेस पावरफुल मेंबर्स हो, मोर पावरफुल मेंबर्स जो है वो उनके बीच में पावर जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, वो होता है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। अब जहाँ पर ये हाई होता है वहाँ पर जो है सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो फॉलो की जाती है। ऑब्वियसली बात है, हाई है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट जो ज़्यादा मात्रा में जो पावर है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि या तो सिर्फ किसी एक मेंबर को सारी अथॉरिटी दे रखी, सारी पावर दे रखी है, या फिर कुछ मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाइप्स मेंबर यानी कि कुछ मेंबर्स को ऐसी पावर दे रखी है। तो वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी फॉलो की जाती है। और जहाँ पर लो पावर डिस्टेंस कल्चर होता है वहाँ पर सोशल मेंबर्स के बीच में जो इक्वालिटी है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लो है पावर डिस्टेंस कल्चर यानी कि पावर जो है वो कम लेवल पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी काफ़ी सारे लोगों तक ये पावर पहुंची है कि वो डिसीजन ले सके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उनको इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इस डायमेंशन को जो है हमने इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बेसिस पर डिफाइन किया है। पहला क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, यानी कि वो कल्चर जहाँ पर कोई भी इंसान या फिर वो ऐसी कोई कंट्री जहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फॉलो की जाती है, यानी कि वहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ अपने बारे में या फिर अपनी फैमिली के बारे में सोचकर कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो सिर्फ खुद को प्रायोरिटीज देते हैं, अपने पर्सनल गोल्स को हमेशा ग्रुप गोल से ऊपर रखते हैं, यानी कंट्री से पहले वो लोग खुद के पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। और कलेक्टिविज्म कल्चर यानी कि ऐसी कंट्री में फॉलो किया जाता है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी कंट्री के बारे में, अपने नेशन के बारे में, अपने पूरे ग्रुप के बारे में, अपने आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जो है सोचकर कोई भी डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। यहाँ पर नाम से पता चल रहा है मस्कुलिन यानी कि मेल, फेमिनिटी यानी कि फीमेल। यहाँ पर जो है वो डायमेंशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है रोल्स के यानी कि जेंडर के बेसिस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स है वो रिफ्लेक्ट करता है, डिफाइन करता है। हम लोगों के दिमाग में जब भी आता है ना कहीं पर किसी भी कंट्री में मस्कुलिन कल्चर फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि वहाँ पर जो है मेल्स को जो है पावर दी जाती है, यानी कि उनको जो है पावरफुल समझा जाता है। तो हम लोग सोचते हैं ना मेल डोमिनेटेड कंट्री, यानी कि जहाँ पर जो मेल है वो अपना डिसीजन देते हैं, उनको जो है एज अ सक्सेस मटेरियल देखा जाता है कि यानी कि इन्हीं के पास सारी सक्सेस है, यही है जो लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं, अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हैं। और फीमेल्स को कोऑपरेटिव, यानी कि जहाँ पर फीमेल कल्चर होता है वहाँ पर हम लोग क्या सोचते हैं कि ये हर किसी की बात को समझती होंगी, कोऑपरेट करती होंगी, नर्चरिंग होंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करती होंगी। ठीक है, तो हम लोग दिमाग में ही होता है हम लोगों के, ठीक है, हम लोगों ने एक इमेज बना रखी होती है, हमें एक इमेज होती है कि मस्कुलिन कल्चर है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ सक्सेस पे फोकस किया जाता है। जहाँ पर फेमिनिन कल्चर फॉलो किया जाता है वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करते हैं, ना कि सक्सेस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स नाम से पता चल रहा है जहाँ पर हम अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमारे बिजनेस में आने वाली है, हमारे इन्वायरमेंट में आने वाली थी, बट हमें उसका नॉलेज नहीं थी। अब ये जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, थ्रेट्स भी हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी हर किसी तरह की हो सकती है, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या फिर कोई नया लॉ आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पर हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर है, यानी कि वो लोग जो है किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, चाहे वो थ्रेट हो या प्रॉफिटेबल चीज़ हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो लोगों से एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। उन्हें लग रहा है कि अगर बाई चांस भी हम इसे एक्सेप्ट करें तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाए, हमें कोई रिस्क आ जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, नए नए रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करने लगते हैं ताकि उन्हें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से वो इसे अवॉइड कर सके। और जो लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर्स होते हैं वो लोग हर तरह की नई चीज़ों के लिए, नई अनसर्टेनिटीज़ के लिए रेडी रहते हैं, उसे एक्सेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं, उसे अपने कंपनी में या फिर अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में चेंज लाने के लिए वो रेडी रहते हैं। अब लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन।
ये फिफ्थ डायमेंशन है जो कि हॉफस्टेड ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। चार जो हमने पहले किए उन्होंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दी थी। ये जो लास्ट की जो दो हैं ये इन्होंने बाद में चीज़ों को ऑब्जर्व करते वक्त इंट्रोड्यूस किए थे। तो जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि वो कल्चर जहाँ पर हम लोग जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करते हैं। यानी कि हम लोग ये डिसाइड करके चलते हैं कि हाँ 5 साल में क्या करना है, 5 साल में हमें हमारे बिजनेस को और कंट्रीज में सेटअप करना है, हमें हमारा बिजनेस चेंज जो है वो एक्सपेंड करना है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन मतलब वो जहाँ पर हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग को देखकर चलते हैं। यानी कि जहाँ पर हम लोग इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, हम लोग ये प्लानिंग करके चलते हैं कि 1 साल में हम लोग हमारे इस गोल को अचीव कर लेंगे। या फिर अगर स्टूडेंट लाइफ के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल तो हम लोग जो डेली अपने टारगेट रख के चलते हैं कि ये हमारा आज का टारगेट है, हमें इसे पूरा करना है। और जो लॉन्ग टर्म टारगेट यानी कि हमने डिसाइड कर रखा था कि हमें फाइनल एग्जाम है जो इतने मार्क्स लाने हैं, यानी कि हमें हमारा ईयर खत्म होने तक हमें जो हमारा फाइनल रिजल्ट आए हमें उसमें ये परसेंटेज लाना है। वो हमारे लिए स्टूडेंट लाइफ के लिए वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म यानी कि जो डेली टारगेट्स होते हैं, फिर जो हमारे आने वाले वीकली टेस्ट होते हैं, फिर डे बाई डे जो टेस्ट होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल क्लास में चलते रहते हैं वो। अब इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट क्या होता है? तो इंडल्जेंस इसको मैं नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या होता है? इंडल्जेंस यानी कि कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी कंट्रीज, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर इंडल्जेंस होते हैं, यानी कि कोई भी नया इंसान आए तो वो किसी से भी ईजिली घुल मिल जाता है, हर जगह जो है वो इंजॉय करना जानता है, अपनी लाइफ को फन करना जानता है, ठीक है। ऐसी सोसाइटी। और कुछ ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी भी इंसान को फॉलो करने के लिए, उन्हें रिस्ट्रेंट करने के लिए, ठीक है। तो जो इसे अगर नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से समझाऊँ तो मतलब आज के टाइम में ऐसी काफ़ी सारी फैमिलीज़ है जहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डिसीजन लेना हो या कोई भी प्लान कुछ भी सोचना हो तो उसके लिए उससे पहले फैमिली को पूरी तरह मनाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, फिर भी ज़रूरी नहीं कि वो लोग मान जाए। और ये हो गया रिस्ट्रेंट। अब इंडल्जेंस यानी कि ओपन माइंडेड फैमिली, जहाँ पर आप लोग ईजिली कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो, कितने भी लेट नाइट पार्टी कर सकते हो। तो मतलब वो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, आपको फुल फ्रीडम आप लोगों को उन्होंने दे रखी होती है अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। अब ये वो कल्चर्स हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट की वो सारी चीज़ें जो होती है हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हॉफस्टेड डायमेंशन थ्योरी भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास लीगल इन्वायरमेंट, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि लेजिस्लेटिव ने या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ ने फॉर्म की थी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर सारे लीगल सिस्टम्स हैं जो या फिर जो भी हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लीगल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। ये किसी भी बिजनेस के प्रॉपरली बिहेव करने के लिए, प्रॉपरली चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्रिएटर के बेसिस पर देखा जाए तो जो लॉ है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी कि लेजिस्लेटिव मतलब स्टैट्यूट्स, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और जुडिशियरी यानी कि जो कॉमन लॉ क्रिएट करते हैं अपने ओपिनियन के थ्रू, इसके बेसिस पर डिवाइडेड हैं। जो लीगल फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट लीगल एनवायरनमेंट में, डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग फैक्टर्स होता है। हमारे देश में अगर देख लें तो डिफरेंट स्टेट में अलग अलग लीगल फैक्टर्स होता है। कहीं पर लीकर पीना इलीगल है, कहीं पर लीकर पीना लीगल है, यानी कि शराब पीना इलीगल और लीगल हम सबको पता है। अब वो अलग बात है कि कोई फॉलो करता है, कोई फॉलो नहीं करता। अब लीगल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहला कॉमन लॉ। कॉमन लॉ कौन सा होता है? ये वो लॉस होते हैं जो किसी भी ट्रेडिशन या फिर प्रीवियस जो भी प्रेसिडेंट्स या कस्टम्स थे उसके बेसिस पर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कि समझ लो एक समय में कोई एक क्राइम हुआ था, उस क्राइम को उस केस को देखकर हमने एक रूल निकाला या उस केस के लिए हमने जो पनिशमेंट दी वो हमने नोट डाउन कर लिया। अब फ्यूचर में जब भी कभी कोई सेम सिनेरियो वैसा ही होगा, कोई कॉमन केस आएगा तो हम उस कॉमन केस के लिए वही सेम पनिशमेंट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास रिकॉर्डेड है वो सारी चीज़ें, तो हम वो डायरेक्टली हमने वो दे दी, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में फॉलो की जाती है सिविल लॉ। सिविल लॉ मतलब जहाँ पर लीगल कोड्स होते हैं, कुछ डिफाइनाइड सेट्स होते हैं किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी इलीगल चीज़ के लिए। चोरी के लिए अपना एक कोड, अपना लॉ होता है कि बाय आर्टिकल ये आपको ये सज़ा दी जाती है, बोले जाता है ना। ये फिर मर्डर के लिए अलग आर्टिकल होते हैं, हर क्राइम के लिए अलग अलग आर्टिकल जो है, अलग अलग लीगल कोड जो है वो डिसाइडेड है पहले से ही। अब थियोक्रेटिक लॉ क्या होता है? ये रिलीजन के बेसिस पर होता है, यानी कि अलग अलग कंट्री के अपने अलग अलग रिलीजन होते हैं, तो वहाँ पर उनके क्राइम के अकॉर्डिंग, उनके जो क्राइम की जो पनिशमेंट होती है वो उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग होती है।
हमारी कंट्री में अगर किसी क्राइम के लिए कोई पनिशमेंट है तो दूसरी कंट्री में उसी क्राइम के लिए दूसरे पनिशमेंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पनिशमेंट हमारी कंट्री से आसान हो या फिर हमारी कंट्री से उनकी पनिशमेंट मुश्किल हो। ठीक है। सिंपली अगर बोला जाए तो वैसे आज तो ऐसा है नहीं, पर पहले तो था ना। हमारे कंट्री में नॉर्मली एक शादी करना लीगल है, बट पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स होते हैं वो एक साथ शादी कर सकते हैं और उनके लिए वो भी लीगल है, उनके लिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ठीक है। तो बेसिकली ये बात हो जाए वो थ्योरेटिकल लॉ के अंदर आती है। अब सोशलिस्ट लॉ क्या है? सोशलिस्ट लॉ मतलब जहाँ पे जो लीगल सिस्टम जो है वो मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट सिस्टम के बेस पर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। और ट्रांसलेशनल लॉ मतलब जहाँ पर बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, कन्वेंशंस ये सारी जो है वो हेल्प करती है इलेबोरेट करने में मैकेनिज्म जो है हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की उसको। तो ये सारे जो भी लीगल फैक्टर्स है जो भी हमारे बिजनेस पर लीगली इफेक्ट करते हैं, यानी कि उसके लीगली उसके फंक्शन में कोई भी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं या फिर स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे लीगल फैक्टर्स जो है ध्यान में रखने चाहिए। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नाम से पता चल रहा है कि यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर वो फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो हमारी जो भी हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं या हमारी कंपनी को जो है इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि फाइनेंशियली जो है इफेक्ट डालेगी। इसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसी या फिर नेचर ऑफ इकोनॉमी, उसके ट्रेड साइकिल, ये सारी चीज़ें, लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल, फिजिकल सेक्टर से सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। आप इकोनॉमिक सिस्टम क्या करती हैं? डिटरमाइन करते हैं कुछ बेसिक रूल्स जो कि ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विद इन इकोनॉमी की बेसिस पर होते हैं। कैपिटलाइज मार्केटिंग सिस्टम क्या करता है? ये एक प्योर मार्केट इकोनॉमी है जहाँ पर जो मार्केट है वो डिटरमाइन करते हैं यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर जो है रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है प्रॉपरली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि इसे एडम स्मिथ ने 1759 में इंट्रोड्यूस्ड किया था। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि फोकस करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिल सके। ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज है वो फ्री है। जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो मार्केट प्लेस में compete कर सकते हैं अपने प्राइवेट वेल्थ के लिए। ठीक है। प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें प्राइवेट ऑनरशिप होनी चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल जो मार्केट है वो फोकस करेगा मेनली सेंट्रल पोर्शंस पर कि व्हाट, हाउ, किसके लिए जो है वो प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है। और मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए जो फर्म्स है वो चीपेस्ट मेथड भी जो प्रोडक्शन के वो चूज़ कर सकती हैं। ठीक है। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और फिर उसके लिए वो हाई प्राइस जो है मार्केट में डिमांड कर सकती हैं। मतलब उनका प्राइवेट ऑनरशिप है कि उन्हें किस तरह से करना है, क्या करना है। कंपटीशन भी मार्केट इकोनॉमी के लिए जो है वो मेन एसेंस होता है जो कि करेक्टराइज करता है हमारे बायर्स और सेलर्स को, और उनके जो भी लेवल्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज की, उसको अलग अलग लेवल में। ठीक है। कमांड इकोनॉमी, जिसको हम लोग सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जो कि प्राइसिंग, प्रोडक्शन, डिसीजन, ये सारे किससे किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? ये एक ये मेनली मार्केट इकोनॉमी और कमांड सिस्टम के बीच में होता है। यहाँ पर जितने भी जो स्टेट्स हैं वो सारे रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। अब जीडीपी हम सबको पता है कि जो टोटल मार्केट क्या होता है, जीडीपी टोटल मार्केट वैल्यू किसी भी गुड्स और सर्विसेज का जो कि एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड हुआ है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ग्रोस नेशनल इनकम, जो भी हमारा इनकम है, ठीक है, जो भी हमारे नए न्यूली प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए हमने अर्न किया था उस पर। अब इकोनॉमिक ग्रोथ नेक्स्ट थिंग है कि जो भी चेंजेस आए हैं हमारे जीडीपी में एक ईयर के अंदर। ठीक है। HDI, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, एक्सटर्नल डेब्ट, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं जो हमें इकोनॉमिकली अफेक्ट करती हैं, हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है। तो इन्फ्लेशन में आप लोगों को पता है जहाँ पर जो प्राइस है किसी भी चीज़ की वो बढ़ जाती है और उसका डिमांड जो है वो, जहाँ पे सप्लाईज कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो इस वजह से क्या होता है उसकी प्राइस जो है बढ़ानी पड़ती है।
एक्सचेंज रेट से पता है कि एक कंट्री में अगर हमारी कंट्री में अगर हम लोग रुपीज़ यूज़ करते हैं तो यूएसए में डॉलर्स होते हैं, कोरिया में वॉन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अच्छे से करते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मेनली क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, एक कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, जो हमें इफ़ेक्ट करती है। अब जो आइडियोलॉजी है वो क्या होता है? तो आइडियोलॉजी जो है वो इंटीग्रेटेड बिलीव्स या थ्योरीज होते हैं जो हमारे हेल्प करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बेसिस को फॉर्म करने में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो मेनली कोरिलेटेड होती है इकोनॉमिक फिलोसफी के। अभी जो होती है वो पॉलिटिकल सिस्टम को राइट्स प्रोवाइड करती है, जो कि हमारी हेल्प करती है गवर्नमेंट्स ऑफ नेशन को फॉर्म करने में, ठीक है। हमारे पास मेनली 3 काइंड्स ऑफ अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज है। पहला प्लूरलिज्म, टोटलिटरिज्म और डेमोक्रेसी। हम सबको पता है डेमोक्रेसी क्या है, जो कि हमारे इंडिया में मेनली फॉलो किया जाता है, जहाँ पर जो लीडर है कंट्री का वो इलेक्टेड किया जाता है बाय नॉर्मल सिटीजन्स, ठीक है। बट प्लूरलिज्म क्या होता है? प्लूरलिज्म जहाँ पर जो लोग हैं वो डिफरेंट बिलीव्स वाले या डिफरेंट बैकग्राउंड्स वाले वो एक ही सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक ही सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, बट सब अपना अपना अलग अलग डिसीजन जो है वो ले सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी की बेनिफिट के लिए या फिर सोसाइटी में अपना वैल्यू एग्जिस्ट कराने के लिए। और टोटलिटेरिज्म क्या होता है? जहाँ पर पूरा पावर जो किसी एक इंसान के पास होता है, जैसे कि हिटलर के पास था या फिर स्पेन अंडर फ्रांको के पास, ठीक है। यानी कि पूरा पावर जो किसी एक इंसान के हाथ में होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल आज के टाइम में चाइना है, जहाँ पर पूरी पावर होती है, या फिर नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जहाँ पर वो लोग सिर्फ एक इंसान के पावर के बेसिस पे सब कुछ जो है वो फॉलो करते हैं। अब डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी यानी कि जहाँ पर मैंने पहले बोला कि जो मेन पावर होता है, यानी कि जो मेन लीडर होता है वो नॉर्मल सिटीजन्स जो है उसे इलेक्ट करते हैं, ठीक है। बेसिक फीचर्स क्या होता है डेमोक्रेसी के? कि इलेक्शन होता है हर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो कि इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। राइट होता है हर किसी को अपनी ओपिनियन को फ्रीली रखने का। नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेसिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है? तो पॉलिटिकल रिस्क यानी कि वो चीज़ें जो हमारे पॉलिटिकल क्लाइमेट लीडिंग में चेंज ला सकती हैं टू वीकनिंग ऑफ ऑपरेटिंग पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी कि ऐसे रिस्क वो चीज़ें जो हमारी पॉलिटिकल क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से आती हैं, किसी भी पावर की कम कम हो जाने की वजह से, उसमें उसकी वीक हो जाने की वजह से जो आती हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं? पहला सिविल डिसऑर्डर, किसी भी सिविल में डिसऑर्डर, एक्सटर्नल रिलेशंस और चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप। और पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर चेंज हो तो टाइप्स क्या है पॉलिटिकल रिस्क के? पहला ऑनरशिप रिस्क, यानी कि it refers to likely change in the current ownership or government structure of a TNC. It can be through nationalization of an existing enterprise or transfer of ownership. यानी कि ऑनरशिप रिस्क मतलब मेन जिसके पास ऑनरशिप होती है, अगर करेंट ऑनरशिप में चेंज है, यानी कि अभी जिसके पास मेन ऑनरशिप है, अगर उसकी जगह किसी और में अगर हम लोग चेंज देते हैं, किसी और को पावर देते हैं, तो उससे ऑनरशिप रिस्क होती है। यानी कि ऑनरशिप अगर किसी दूसरे हाथ में गई तो बहुत सी चेंजेस आ सकती हैं जो हमारे फ़ायदे में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऑपरेशनल रिस्क, ये रिस्क जो है उससे रिफर करते हैं कि अगर रूल्स जो होते हैं गेम्स के अंडर विच द फॉरेन फर्म ऑपरेट्स, जिसके अंदर जो है फॉरेन फर्म ऑपरेट्स करते हैं, यानी कि ऑपरेशनल सिस्टम्स जो है वो अगर हम चेंज करें, उसमें कोई हम चेंजेस लाते हैं तो। ट्रांसफ़र रिस्क, इट रिफर्स टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इससे तो क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ मतलब प्रोडक्शन का फ्री मूवमेंट नहीं हो सकता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस है काफ़ी सारे, जैसे कि किसी भी वेरियस कैटेगरी के वर्कर में चेंजेस लाना, किसी वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ट्रांसफ़र रिस्क के अंदर। पॉलिटिकल रिस्क वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो अगर आप ध्यान इतना ना देना चाहें तो चल सकता है, ठीक है। तो हमने आज ये यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी।
आई होप आप लोगों को ऐसे तो कोई डाउट हो ना, बट अगर है बाय चांस भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें मेनली जो है ये चारों जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं वैसे तो, अगर वैसे वाले क्वेश्चन में आए मेनली कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। और मेन अगर देखा जाए तो उसके बाद मोस्टली जो आता है मैंने देखा है क्वेश्चन, वो है हॉफस्टेड्स की डायमेंशनल थ्योरी, फिर वो चाहे शॉर्ट नोट में आए फिर मेन क्वेश्चन बनकर आए, ठीक है। बट उसके अलावा दूसरे जो दूसरे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।